श्रीमती सोनिया गांधी जी, अहमद पटेल जी और पी चिदम्बरम जी इस बात से अड़ियल थे, मरता मर जाए, इसकी सुरक्षा हटा के इसको टेररिस्टों के आगे तो फेंकना ही फेंकना है। मुस्लिम टेररिज्म की बात करते थे, इस्लाम टेररिज्म की बात कर रहे थे, अब सिख टेररिज्म की भी हेडलाइंस बनने लगी हैं। सबसे जगह अगर तिरंगे झंडे का अपमान अगर किया है, ये खालिस्तानियों ने किया है। जिस कौम के आगे पूरी दुनिया नमस्तक होती है, हर धर्म नमस्तक होता है, उस धर्म को आप कहां लेके जा रहे हैं? हमारे ही देश में हमारी देश तोड़ने की बातें करते हैं और वो आज भी मतलब खुलेआम घूमते हैं सर। कोई एक्शन आज उन पे अभी तक नहीं होता है। अगर ये कोई और कंट्री होती, क्या ऐसा संभव था कि वो ऐसा घूमते? कनाडा जाएंगे हम गन डालेंगे, यूके जाएंगे एम्बेसी से तिरंगे झंडे को उठा के फुटबॉल बनाएंगे। इतना सा पंजाब यार बनाएंगे, खालिस्तान इनकी जैसे की तरह से खालिस्तान बनाएंगे यार। 400 किलोमीटर में खालिस्तान बना लोगे। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ भी सकते हैं। ਅਸੀਂ पीएम मारी थी इंदिरा गांधी, अब तो नरेंद्र मोदी जी तुम्हारी बारी, अमित शाह तुम्हारी बारी। भारत माँ को आंच नहीं आने दूंगा जितनी देर बोनस की जिंदगी में जीवित हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी रगड़ के रख दूंगा तुमको मैं। अमृतपाल सिंह इलेक्शन जीतता है, जो गन लहराता है, और उस पर हम एनएसए हटा देते हैं। अब वो वापस आता है पंजाब में। क्या आप दूसरा भिंडरावाला तैयार करना चाहते हो जो कभी इंदिरा गांधी ने तैयार किया था? एक ही सवाल था, एक ही सवाल है, एक ही जवाब रहेगा, सिख भाई क्यों ना बोले। लोग मेरे साथ शहीद हो गए और मैं चलता फिरता बम हूँ। मैं राष्ट्रपति जी को गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेटर भी लिखा, प्लीज मुझे इच्छा मृत्यु दे दी। हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारतीय हैं। सरदार असली वही है जो भारत माँ को प्यार करता है। तो ये फॉरेन फंडिंग क्या सरकार को दिखता नहीं है कि आपकी फॉरेन फंडिंग के बिना ये हथियार नहीं आ सकते, पंजाब में ट्रक्स नहीं रुक पाते हैं, और हम बात करते हैं कि हम एक हिंदुस्तान है सर। पंजाब की अमन शांति, 36,000 लोगों का बेगुनाहों का कत्लेआम, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम, गांव के गांव खाली करा दिए। उस दर्द को, ये कल की बातें, मेरी आंखों के सामने की बातें, उस दर्द का किसी के अंदर है ही नहीं। नमस्कार, आज के द रॉ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो रॉ पॉडकास्ट है, जो गेस्ट हैं हमारे, वो मेरे को लगता है कि आपको बहुत प्रभावित करने वाले हैं आज। और ये आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट में। 14 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं इन पे। आप समझ गए होंगे कि मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ। हमारे साथ आज हैं, जाने जाते हैं जिंदा शहीद के नाम से, MS बिट्टा जी। नमस्कार सर, वेलकम टू हमारे द रॉ पॉडकास्ट में। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि 14 असैसिनेशन अटेम्प्ट आप पे होते हैं, और जिस तरीके से देश आपको देखता है, जिस तरीके से आप आवाज़ उठाते हैं ये टेररिज्म के खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? ये कैसे सफ़र शुरू हुआ? एक इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद से ये अटेम्प्ट होने शुरू होते हैं। देखो, जो 14 बार अटैक हुए हैं उसके बाद बम्बों से, गोलियों से, मेरा बचपन, मेरी जवानी तो अस्पतालों में संघर्षों में खालिस्तानियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गुजर गई। इतने अटैक के बाद मैं अपने जीवन को समझता हूँ कि मेरा जीवन, 70 लोग मेरे साथ जो शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, मेरे पुलिस के जवान, CRP के जवान, पंजाब पुलिस के जवान जो शहीद हुए, ITBP के जवान, उसमें मैं बच गया। मैं अपना जीवन बोनस समझता हूँ। मेरा जीवन एक बोनस है। मैं मर चुका हूँ, मैं एक बोनस की ज़िंदगी जीता हूँ, और उस बोनस की ज़िंदगी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कुर्सी का, सत्ता का, पद का, किसी से कोई अवार्ड लेने का, ये मेरी कोई सोच नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो बोनस की ज़िंदगी भारत माँ ने, भगवान ने दी है मुझे, मैं अपनी लाइफ का जो अनुभव है, जो राष्ट्र के लिए एक फौज का जवान वर्दी पहन करके सीमाओं की रक्षा करता है, युवाओं को बताता हूँ कि हम वर्दी के बगैर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने मिशन में काम करता हूँ। आपने एक एप्लीकेशन भी दी प्रेसिडेंट को कि आप नहीं रहना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी वजह से शहीद हो रहे हैं। उसकी क्या कहानी है सर? पता नहीं, वो चीज़ मैं सीक्रेट रखी थी। चलो, जो आपने पूछ लिया। दरअसल जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी,
क्योंकि अटैक जितने भी हुए कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हुए, जब मैं यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था, पंजाब का मिनिस्टर था, उससे पहले कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो काम किया, हम्म। मैंने एक तो आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी, एक कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल टेररिज्म का भी बड़ा मैं शिकार हुआ। देखो, बम्बों गोलियों से तो जो इंसान है मर जाए तो शहीद कहलाता है, बच जाए तो कई ऐसे लोग जिनकी सोच बुरी, वो ये कहते मरता नहीं। तो कई बार मैं एक शेखर एंड सुमन के शो में, मूवर एंड शेखर में कहा था, उसने कहा कि आपको मौत से डर नहीं लगता, आपके ऊपर इतने अटैक हुए हैं। तो मैंने उसको बड़ा दिल से जवाब दिया, मेरे अंदर से निकला कि बम्बों गोलियों से अगर मौत आ जाए तो मुझे लोग शहीद कहेंगे, मेरे बच्चे कहेंगे, परिवार कहेगा, हमारा पिता या हमारा पति या मेरी माँ कहेगी मेरा बेटा इस राष्ट्र के लिए शहीद हुआ। पर मैं एक सवाल का और जवाब दिया, अगर राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत होती है, पुरानी वीडियो निकाल के देखना, मेरी मौत एक रास्ते में गाड़ी के नीचे हुए जानवर की तरह जो कुचला जाता है, मेरी उस तरीके की मौत होगी। और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे जब भी कभी मौत देना, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए देना, दुनिया से चले जाऊं और युवा पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाऊं। राजनीतिक आतंकवाद से मौत ना देना, ये बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उस वक्त अफजल गुरु को फांसी होनी थी और मैंने उन परिवारों के साथ मेडल उठाए थे कि अफजल को फांसी नहीं दे रही गवर्नमेंट, जिसने पार्लियामेंट के संविधान के मंदिर के ऊपर हमला किया है। कई पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस से लेके लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको बचाने में लगी हुई थी वोट बैंक की खातिर। तो मैं उसके लिए परिवारों के साथ मेडल लुटाए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को। जब मेडल लुटाए, कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, मैं भी कांग्रेस ही था, पर मैंने कभी अपने असूलों से गलत तरीके से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो मुझे को इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई ऑफिसर आते हैं, मेरे इसी रूम में होते, साइड में बैठे हुए, मेरे वाकफ होते, पंजाब कैडर, बिहार कैडर के और पंजाब के रहने वाले होते हैं। तो कहने लगे, अगर आप मेडल उठाओगे तो आपकी सुरक्षा एनएसजी हट जाएगी और 93 की तरह आप मारे जाओगे। मैंने उस वक्त तो उनको कुछ नहीं कहा, पर मैं अपने इरादे पे दृढ़ था। मैंने कोई बात नहीं, मौत को कबूल कर लूंगा, बम्बों और गोलियों से सुरक्षा हटा लो, पर अफजल को फांसी जरूर कराऊंगा। तो इन्होंने फिर मुझे, मेरी एनएसजी जब हटाई, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं एक चलता फिरता बम हूं, मैं मरूंगा तो मेरे साथ कई जिंदगियां उजड़ जाएंगी पहले की तरह इस राजनीतिक आतंकवाद की गलतियों से। क्योंकि राजीव गांधी जी की मौत भी इसी तरीके से हुई थी। जब उनके माता जी को शहीद किया गया, तो एक पॉलिटिकल टेररिज्म को लेके चंद्रशेखर आजाद जी ने, चंद्रशेखर आजाद थे शायद प्राइम मिनिस्टर, चंद्रशेखर जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी एसपीजी हटा ली थी। तो मैंने उसी वक्त ही उनकी कोठी के अंदर जो सुरक्षा का मैं बहुत जानकार हूं, मैंने कह दिया कि राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेंगे। वही बात हुई, महीने के बाद उनकी डेथ हो गई, उनको शहीद कर दिया गया। मैंने सोचा था कि शायद खालिस्तानी मारेंगे, पर तमिलनाडु वालों ने मार दिया। गैप तो सुरक्षा का था ना। तो मैं कहा, इतने लोग मेरे साथ शहीद हो गए और मैं चलता फिरता बम हूं। मैं राष्ट्रपति जी को गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेटर भी लिखा, प्लीज मुझे इच्छा मृत्यु दे दो, मेरा शरीर वैसे ही जख्मी है और चले जाऊंगा तो पता नहीं कितने घर पहले की तरह मेरी गलतियों से या मेरे शरीर के कारण उजड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पीएम रात को 12:30 बजे लेटर मिला मुझे। नायर होते थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नहीं बेटा जी आपको बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा नहीं हो सकता। पर
श्रीमती सोनिया गांधी जी, अहमद पटेल जी और पी चिदम्बरम जी इस बात से अड़ियल थे, मरता मर जाए, इसकी सुरक्षा हटा के इसको टेररिस्टों के आगे तो फेंकना ही फेंकना है। अच्छा। हाँ, जबकि वो खुद भोगी थे हाँ, राजीव गांधी को लेकर के। बिल्कुल। आप लालू प्रसाद यादव की हटाते जिसको टेररिस्ट से खतरा नहीं था एनएससी, आप मुलायम सिंह जी की हटाते, आप मायावती की हटाते जिनको टेररिस्ट से खतरा ही नहीं, पॉलिटिकल बिल्कुल। तरीके से। बिल्कुल, हाँ। जिस आदमी के ऊपर 14 अटैक हुए, उसी की आप सिक्योरिटी। उसकी सुरक्षा हटा रहे हैं तो मुझे डरा रहे हैं आप। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी, मैं सोनिया गांधी जी, मैं कोई सुरक्षा के कारण नहीं ये काम होता, मैं जाना चाहता हूँ। खैर, मनमोहन सिंह जी का रिस्पॉन्स अच्छा था, पर मैं सुरक्षा के लिए तरले नहीं मारना चाहता था। पर मेरी जो नींद नहीं आती थी रात को, यार तू तो जाएगा जाएगा, तेरे साथ जवान भी चले जाएंगे, तेरे साथ रास्ते में जाते हुए लोग भी मर जाएंगे। अगर हजारों की तादाद में क्राउड होता है स्टूडेंट का, वहाँ किसी ने कार बम लगा दिया तो वो तेरे कारण मर जाएंगे। अब रोऊं तो किसको रोऊं? मीडिया में मैं जा नहीं सकता था, दिखावा मेरे को करना नहीं आता। तो मैंने फिर एक ही हल लिया कि एडवोकेट करके मैं हाई कोर्ट चला गया कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, मैं चलता फिरता भंबू, इन राजनीतिक पॉलिटिकल टेररिज्म की गलतियों से मैं मारा जाऊंगा। पहले भी दिल्ली के अंदर मेरे ऊपर अटैक हुआ, उस वक्त भी मेरी एक दिन पहले सुरक्षा हटाई और अगले दिन ब्लास्ट हो गया, 35 लोग मारे गए, तो पॉलिटिकल टेररिज्म था। तो अब मैं फिर आंखों से मैं कितना देख लूं को लोगों को मरते हुए, तो मेरा अकेला जीवन है। एक दो तरीके पड़ी, शायद जज साहब तमिलनाडु के थे, चिदम्बरम भी तमिलनाडु के थे, होम मिनिस्टर थे। जज साहब ने मेरे एडवोकेट को धमकी दी, अगर केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारी एडवोकेट की जो लाइसेंस है मैं रद्द कर दूंगा, इच्छा मृत्यु। अच्छा। इच्छा, सारे पेपर है, इच्छा मृत्यु नहीं मांग सकते आप। अब तलवार लटक गई, खुदकशी करूं तो लोग कहेंगे कायर है। हाँ। सोचा कई बार ऐसा कि यार अपना जीवन खुद ही दे देता हूं, मगर लोग कहेंगे यार इतने बम्बों से नहीं डरा, तो ये इसके चक्करों में डर गया, मौत से डर गया। नींद ना आए, बहुत दुख का जीवन काटा, पॉलिटिकल टेररिज्म का बहुत इन्होंने परेशान किया। और मेरा कोई पॉलिटिकल इच्छा थी नहीं, कुछ मैं राज्यसभा लूँ या मिनिस्टर बनूँ या मैं इलेक्शन लड़ूँ, वो मेरे अंदर कोई था ही नहीं, भावना थी नहीं। तो ये लोग परेशान करते रहे और मैं अपने संघर्ष में रहा। आखिर में फिर मैंने अफजल को फांसी के फंदे तक पहुँचा दिया। जब अफजल को फांसी के फंदे पे पहुँचाया, फिर हमने कहा मेडल वापस दो। पहले जब मेडल उठाए मैं कहा फांसी दे दोगे, मेडल वापस दे देना, फांसी नहीं दोगे तो नेशनल म्यूजियम में रख देना, और लोगों को ये पता चले जिस संविधान के मंदिर की हमारे पुलिस के जवानों ने, पार्लियामेंट के जवानों ने कुर्बानी और शहादत दी, उनका कितना बड़ा मजाक हुआ है। उस पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई सब लीडर थे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो पॉलिटिकल टेररिज्म है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं कई बार इन चीज़ों को सोच के मुझे दुख भी होता है। हमारे समाज के आदर्श हैं ये लोग, कैसे इतने साल ये जिम्मेदार लोग राज करते रहे, कैसे लोगों को सताते होंगे। मेरी तो कोई राजनीतिक इच्छा थी नहीं, ना मैं बीजेपी में था, ना किसी पार्टी में, तो कांग्रेस में ही था। मैं तो अपने असूलों पे था, जो बचपन के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैं तो उसी पे खड़ा था, आज भी उसी पे खड़ा हूँ। पद लेना होता, इलेक्शन लड़नी होती, कब का लड़ लेता। बीजेपी को दूर थोड़ा मेरे से, बेचारे इज्जत करते हैं, ले लेता, मुझे दी भी। साहब सिंह वर्मा का बेटा जो वर्मा जी हैं, उसकी जगह पे वेस्ट दिल्ली टिकट दी भी। जब पहली बार मोदी जी पीएम बनना था, टिकट मुझे दी गई, रिकॉर्ड निकालिए, मैंने हाथ जोड़ के उसको छोड़ दिया। मैं कहना ये कर्म मैं नहीं करूँगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा मैं, ये जिंदगी बोनस है, किस लिए इलेक्शन लड़नी है, ऐसे ही काम करूँगा। और आज मैं कर रहा हूँ। तो जो इच्छा मृत्यु वाला था ना, बड़ा एक अजीब सवाल था कि किस तरीके से कपिल सिब्बल कांग्रेस के लीडर, किस तरीके से तुलसी, किस तरीके से राम जेठमलानी, अब मुकुल रस्तोगी, कितने कितने वकील उन टेररिस्टों को बचाते रहे। कई फांसियों से बच गए। अब बुल्लर था, उसको भी फांसी से बचा दिया। ना आम पार्टी ने छोड़ा, ना अकाली दल ने छोड़ा,
ना शीला डिस्ट्रिक्ट ने छोड़ा, ना पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा, पंजाब उसको शिफ्ट कर दिया। बाहर से फंडिंग आई, पैसा आता था, उसको बचा दिया। इसको पॉलिटिकल टेररिज्म, एक तो आतंकवादियों के आगे फेंकना, एक टेररिस्टों को छोड़ना, इनको छोड़ ही दो, ये दुख की बात है। सर, पॉलिटिकल टेररिज्म की बात की आपने, पहले कांग्रेस ने भिंडरावाला को यूज किया, अब हम रिसेंट की बात करते हैं सर, पंजाब की। 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, अब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो आप देख रहे हैं, फिर से वही दौर वापस आता दिखता है। एक चीज, मेरे से राजनीतिक बात मत करो, है? कौन सी पार्टी क्या पार्टी, जो मेरे विचार है मैं बोलूंगा। मैं एक आजाद विचारधारा का व्यक्ति हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना होगा। आज ये है, कल को और आएगी, फिर हम कहेंगे अब ये पार्टी आएगी ना। ऐसी चीजें नहीं कि मैं किसी को गाली गलौज करूं, जो अच्छा है अच्छा कहूंगा। ये इन लड़ाइयों में मैं नहीं पड़ना चाहता। बट लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पंजाब की, सर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस चौकियों पे सब पॉलिटिकल पार्टियों ने ठीक करना है ना। लॉ एंड ऑर्डर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ठीक करना है ना। सब पॉलिटिकल पार्टियों को सहयोग देना है ना। पंजाब के अंदर सीरियस पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, जहां राष्ट्र का सवाल आ जाए, जहां खालिस्तान की बात आ जाए, जहां हिमाचल के अंदर हिमाचल की बच्चों पे हमला हो जाए, जब खालिस्तान के झंडे लेके हिमाचल में घुस जाए तो सबका फर्ज बनता है। कैसे पंजाब के अंदर टेररिज्म खत्म हुआ? बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे इकट्ठी हुई तो फिर जाके टेररिज्म ठीक हुआ। ये राजनीतिक चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो गलत है गलत कहने की कोशिश करता हूँ। अब सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा होना, अगर यही देखते रहेंगे अब फलानी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, फलाना ऐसा, तो जिंदगी के सफर गुजर जाएंगे। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब कुछ देखा। हर पॉलिटिकल पार्टी को पंजाब के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को छोड़ करके सीरियस पॉलिटिक्स, राष्ट्र के लिए पॉलिटिक्स, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, पंजाब की अमन शांति के लिए, अमेरिका के अंदर पन्नू जैसे लोग खालिस्तानी लोग जो फुटबॉल बना के तिरंगे झंडे को रोलते, उनके खिलाफ एक होना चाहिए। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कौन सा सिख समाज जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है, जब मंदिरों पे हमले होते हैं, जब कहा जाता है महाकुंभ पे हमला होगा, राम जन्मभूमि पे हमला करेंगे खालिस्तानी, कौन सा सिख भाई बोलता है? बताइए बताइए ना, कौन सा बोलता है? किसकी जिम्मेदारी है? हम भारतीय नहीं है? सरदार है तो क्या हुआ, हम भारतीय नहीं है? जब तिरंगे झंडे के नेशनल फ्लैग के अंदर अशोक चक्कर पे जब खंजर फेंका जाता है, तो क्या हमारे हर सिख भाई के सीने पे नहीं निकला? भारतीय में तो निकलेगा, उसके नहीं निकलेगा क्या? कहना क्या क्यों पड़े? आप बोलो, क्यों हैसान क्यों? ये बहुत बड़े सवाल है सर। अब तो जैसे कि आपने हिमाचल की बात की, अब तो ये काफी दिनों से चल रहा है कि बस पे भिंडरावाले के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, मैसेजेस लिख दिए जाते हैं। अब इतना खुल के हम लोग आ गए हैं सामने कि ये मतलब बसों मैं आपको बताऊं, कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंसियर है ही नहीं। बस 2.5 साल चुनाव में रह गए। वही भिंडरावाले का टाइम, अमृतपाल बाहर आ गया, कुछ दिनों के लिए आग लगेगी, फिर हम नया भिंडरावाला तैयार कर देंगे। वो तो हो ही रहा है सर। पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हों, वो तो हो ही रहे हैं सर। कौन पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी है? वो तो मजा ले रहे हैं। हालात खराब हो, अपनी दुकानदारी, किसी को फिक्र नहीं है। कल अमित शाह जी बोले, बिल्कुल बोले, अमित शाह जी ने भी बोला कल सदन में, हदें पार कर दी थी, तब वो बोले हदें पार कर दी। जो व्यक्ति नक्सलिज्म को खत्म कर सकता है, जो 370 धारा हटा सकते हैं, जो जगह जगह पे दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, पूरे देश में ब्लास्ट होते थे, उनको समाप्त कर सकते, तो पंजाब को ठीक करना कौन सा मुश्किल काम है? नहीं, उन्होंने कहा मेरे सिख भाई है। मोदी जी के ना ना ना, हम बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, पर कल का जो उनका इशारा है वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता। अब समझ जाओ, आपको देश को टूटने नहीं देंगे। क्लियर उन्होंने कह दिया, देश को टूटने नहीं देंगे, खबरदार।
हमने नक्सलिज्म ठीक किया, हमने 370 धारा हटाई, हमने आपका मान सम्मान पूरा किया। भारत माँ को तोड़ने की बात करोगे, इशारा कर दिया उन्होंने। हर व्यक्ति अमृतपाल बनी बैठा है, हर व्यक्ति भिंडरावाला बनी बैठा है। अमृतपाल जेल में गया तो 10 और निकल आए, 4 बंदूकें और गोल सुंदर दस्तार। मतलब क्या मजाक हो रहा है? ये मजाक क्या हो रहा है? अगर कुछ कह दो सिखों के साथ ज्यादती होगी। क्यों भाई? लाइसेंस मिला हमको किसी को गाली देने का जी। हमको लाइसेंस मिला है हिमाचल के लोगों को गाली देने का। हमको लाइसेंस मिला है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को कहें हम तुमको मार देंगे। हमें लाइसेंस किसने दिया? सिख कौम ने लाइसेंस नहीं दिया। हम पगड़ी का अपमान करते हैं। किसान आंदोलन होता है वहां आप टुकड़े टुकड़े लोगों के कर देते हैं, और जगह पे कहीं दिक्कत होती है आप टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कृपाने मार देते हैं, हाथ काट देते हैं, 2 भाइयों का कत्लेआम कर देते हैं निहंग सिंह का पवित्र चोला पहन के। बोलने को तैयार ही कोई नहीं। जो नहीं बोलता, जो सत्ता कुर्सी में नहीं है, जो राजनीति का, उसको आवाज उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठाता? मजे लेने के लिए क्या राजनीति कर रहे हैं अपन? अमित शाह जी ने कल का जो बयान है बहुत बड़ा सिग्नल करता है, इसको बड़ी विचारने की जरूरत है। सर, कनाडा में आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने झंडे की बात की, हमारा इतना अपमान होता है तिरंगे का, और वहां की सरकार सपोर्ट करती है खालिस्तान को। वहां पे पन्नू ने इनाम भी घोषित किया अमित शाह पे कि कोई इनाम, कि कोई मेरे को इनके बारे में बताए तो मैं इनाम दूंगा, कि इनकी जो फॉरेन टूर जब करते हैं अमित शाह तो मेरे को बताए। सीधी सीधी धमकी है अमित शाह को। देखो, सारी चीजों का एक जवाब, वो खालिस्तान चाहते हैं ना, भारत में खालिस्तान चाहते हैं ना। या तो कनाडा बना ले या पाकिस्तान बना ले, कोई दिक्कत नहीं। अफगानिस्तान बना ले खालिस्तान। मेरा सिख भाई इस पे पंजाब का हिंदुस्तान क्या क्यों ना बोले? ये साले मामे लगते हैं, हमारे रिश्तेदार लगते हैं हिंदुस्तान के, कि हम खालिस्तान बनाएंगे। यहां आके बात करो ना, मेरा सिख भाई क्यों ना बोले? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब से अलग हिंदुस्तान से मेरा सिख भाई क्यों ना बोले हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं। हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर महाराज चांदनी चौक में शीश निछावर किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 लाल नींव में चढ़वा दिए गए। ये हमारे गुरु साहिबानों का देश है। हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारतीय हैं। बता दो, किसी ने बोला तो बताओ। एटम बम की तरह लगेगा जिस दिन हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई खुल करके इन चीजों का जवाब देगा। एटम बम की तरह लगेगा ना, खंजर से उनका शरीर पाड़ के रख देगा जबान से। बोले कुछ यार नहीं, क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं बोले तो फिर आप उनसे पूछो। मैं अपना अनुभव बता दिया। गाली इनसे ले लो जितनी मर्जी, इन चंद लोगों के मुंह से गंदी गाली सुन लो। अब बोल रहे हैं जितनी मर्जी। आप जब कमेंट्स आएंगे देखना, जहां मेरा हिंदू भाई होगा वो मुस्लिम भी होगा, ईसाई, भारतीय जो भी होगा वो कहेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम। जहां इनके चंद लोगों की कहीं दस्तार देख ली, चेक जरूर करो, उसमें गंद लिखा होता है। कहाँ सतना वाहे गुरु की धरती, कहाँ मजलूमों की रक्षा की सिख कौम, कहाँ गुरु साहबानों की कुर्बानियों की दो हमारी सिख कौम, कहाँ मुंह में गंद। वो कहते हैं बोलो भी ना, गोलियां भी बम चलाएंगे, बोलो भी ना, कमेंट करके डराएंगे। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बम्बो गोलियों से नहीं डरा, तुम्हारी गालियों से डर जाऊंगा। भारत माँ को आंच नहीं आने दूंगा जितनी देर बोनस की जिंदगी में जीवित हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी रगड़ के रख दूंगा तुमको मैं। अब बेटा तो अकेला जितनी देर जीवन है वो तो लड़ेगा बोनस की जिंदगी में, बाकी क्यों ना आए? कुर्सी सत्ता का मजा लेना चाहते हैं, बताइए ना। मैं सरदार हूं, सरदार असली वही है जो भारत माँ को प्यार करता है, जो गुरु महाराज की सोच पे चलता है। किसी सरदार साहब को कहना ना पड़े कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, पन्नू ने ऐसा कहा है, पन्नू ने कहा है अमित शाह को, मोदी को कर दो। तो सरदार साहब को आना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरदार साहब, दूसरों को आना चाहिए सामने। ये बहुत बड़े सवाल हैं। हिंदू बोलेगा यार तू तो हिंदू है, तू तो नफरत फैलाता है, तू तो बीजेपी है, तू आरएसएस है, तो सरदार मेरा भाई बोलेगा कोई? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़ी सवाल।
इनके पास सर पावर कैसे आती है, इतना आज़ादी कैसे, किसका हाथ हो सकता है? ये फॉरेन फंडिंग, क्या सरकार को दिखता नहीं है कि आपकी फॉरेन जब फंडिंग मेरे के बिना जब ये मे हथियार नहीं आ सकते, पंजाब देखो, में ड्रग्स नहीं रुक पाते हैं और हम बात करते हैं कि हम एक हिंदुस्तान है सर। मैं आपको कहूँ ना, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। जितनी देर तक कुर्सी और सत्ता की भूख हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, पंजाब की अमन शांति, 36,000 लोगों का बेगुनाहों का कत्लेआम, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम, गांव के गांव खाली करा दिए। उस दर्द को, ये कल की बातें हैं, मेरी आंखों के सामने की बातें, उस दर्द का किसी के अंदर है ही नहीं। ये गुजरात की धरती में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश चले, किसी कोने में चले जाओ, वंदे मातरम, भारत माता की जय को किसी को थोड़ा हम कहते हैं। शादियों पे भी जाते हैं तो हमको देख के कहते हैं, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, है वतन तेरे लिए। मैं कहता हूँ यार, गाने गाओ, गाने गुजराती में जाओ, महाराष्ट्र के चले होते शादियों के तो गाने शुरू हो जाते कि उनको मैं कहता हूँ। मेरा सवाल है, मैं कहता हूँ। हरियाणा के गांव में जाता हूँ, वंदे मातरम भारत माता की जय, यूपी में जाता हूँ वंदे, मैं कहता हूँ क्या? पंजाब में क्या मार पड़ी है? मैं पूछना चाहता हूँ, बता दो पंजाब के अंदर वंदे मातरम भारत माता की जय, बता दो कहीं है तो। मतलब बहुत अजीब से हालात हैं, अजीब से सवाल हैं, अजीब से जवाब हैं। अब कहें तो देखो जी, बेटा सिखों के खिलाफ बोलता, अरे यार गाली देने का तुमने ठेका ले रखा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पहले इंदिरा गांधी मारी, उनको मारने का ठेका ले रखा है, बेटा को मारने का ठेका ले रखा है। किसने ठेका दिया? किस कौम के लीडर ने तुमको ठेका दिया? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद होने के बाद अभी तक हम सुधरे नहीं। अभी भी खून के प्यासे हैं, मार देंगे, काट देंगे, काट देंगे, मार देंगे, बम चला देंगे, गोली चला देंगे। भाई यही रह गया, गोली चला देंगे, बम चला देंगे। जैन धर्म है ना, कितना पवित्र धर्म है जैन धर्म, है ना, जियो और जीने दो। रास्ते में साधु संत यात्रा करते हैं और बरसातों के दिनों में रुक जाते हैं कहीं 3-3 महीने। क्यों रुकते हैं? हम पूछा क्यों रुकते हैं? कहते इसलिए हमारे पाँव के नीचे आके कीड़ा मकोड़ा भी ना मर जाए, मच्छर भी ना मर जाए। हाथ भी धोते हैं तो कपड़ा लगा होता है, कोई मच्छर ना मर जाए। और हम आदमियों को काट देते हैं यार। एक तो होता है गोलियों से मारना, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं यार। अफगानियों से बुरे हो गए, तलवानियों से बुरे हो गए हम। अब इनको बोलता तकलीफ है, और वो किसी की हिम्मत है बहस कर ले चंद लोगों को। फिर सारे आपको पूछूंगा, आप कहेंगे यार सारे तो ऐसे नहीं है, ज्यादा सवाल का करते, सारे तो ऐसे नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, गुरुओं के इतिहास को बताओ कि सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सर। सिख धर्म को सिखों का थोड़ा है, सिख धर्म पूरी दुनिया का धर्म है। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब खंजर लगा था नंदेड़ साहब के अंदर, तो औरंगजेब के को बेटे थे जहांगीर या ऐसा कोई नाम था, उन्होंने एक डॉक्टर ईसाई भेजा था उनके इलाज के लिए। डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं, ईसाई भेजा था, उनका इलाज किया। वो जहांगीर या जो भी नाम था, गलत ना हो, उसने कहा मेरा बाप गलत है, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मुसलमान ने भी अपना रोल अदा किया, ईसाई ने भी अपना रोल अदा किया। हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता है, दुनिया का धर्म है। एक ही स्थान है हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जिसके आगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई गुरुद्वारा साहब में जाता है। सिख मंदिर में नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा, मेरे जैसे 2-4 चले जाएंगे, कम जाएगा। पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई वो गुरुद्वारा साहब में जाएगा, बर्तनों की सेवा करेगा, जूतों की सेवा करेगा। बड़ी बड़ी दूर से आके हरमंदिर साहब आके सेवा करते हैं। इन्होंने धर्म को अपना बना लिया। ये तो धर्म दुनिया का धर्म है। इतिहास कितना, 550 साल, 550 साल क्या होते बताओ? जैन धर्म का इतिहास का कब का है? पुराना शिवजी महाराज के टाइम का इतिहास, आदिनाथ जी, भगवान महावीर, पालीताना, समय शिखर, इतना पुराना इतिहास। और पर देखो, दुनिया ने सिख कौम को इतिहास को सबसे ऊंचा कर दिया और हम अहंकार में आ गए। और सीधा सरदार, हाँ, और हमसे पंगा मत लेना, हम तो मार देंगे, हम तो तुमको मार देंगे, पंगा मत लेना, हम तो काट देते हैं, हम मार दे। कहाँ यार उस वक्त झगड़े की बातें, कहाँ उस वक्त जंगों की
लड़ाइयाँ औरंगजेब के साथ, कहाँ आज का वक्त, अच्छा भारत, सुंदर भारत, नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पूरा दुनिया के अंदर भारत का डंका बजता है। और हम लोग क्या कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो व्हाइट हाउस के बाद आके उनका प्रदर्शन करते, इतनी इतनी दाढ़ी, खट्टी पगड़ी, खालिस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, बड़ा। तो सरदार हिंदुस्तान से बोले कोई ना, क्यों? एक ही सवाल था, एक ही सवाल है, एक ही जवाब रहेगा, सिख भाई क्यों ना बोले। अब लोग हमारा मजाक उड़ाने लग गए। अच्छा, हाँ, अब लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या जवाब दूं? कहते यार हटते ही नहीं। कभी कहते मौत के सौदागरों को छोड़ दो, जिनको बंदी सिख कहते हैं, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, कहते उनको छोड़ दो। प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं, होम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, कभी किसान आंदोलन कई बार हो जाता है, सड़कें जाम कर देते हैं। अब हिमाचल के अंदर बसों के ऊपर ड्रम वाले के पोस्टर लगा दिए। कोई मतलब कोई दिन ऐसा है ही नहीं। धीरे धीरे लोगों ने हमें हमारा नाम ही, चंद लोगों के कारण हमारा नाम ही रख दिया। हम हमारा नाम ही क्लेश है, हम क्लेश ही करते हैं। कहाँ नहीं यार, जिसने गंद बोलना बोलेगा, मुझे मेरे पे क्या असर है, जो सच है वो बोलूंगा। मैंने कौन सी इलेक्शन लड़नी है? सही बात। या जहां जाए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हम गन डालेंगे, कनाडा जाएंगे हम गन डालेंगे, यूके जाएंगे एम्बेसी से तिरंगे झंडे को उठा के फुटबॉल बनाएंगे, जर्मनी जाएंगे वहां गन डालेंगे, यहां बम ब्लास्ट करके जर्मनी में घुस जाएंगे, पाकिस्तान में है तो वहां भी गन डालेंगे, वहां से नार्को टेररिज्म फैलाएंगे। तो अब लोगों की जबान कितनी देर तक रोक लोगे आप? जिस कौम के आगे पूरी दुनिया नमस्तक होती है, हर धर्म नमस्तक होता है, उस धर्म को आप कहां लेके जा रहे हैं? यह सोचा जा सकता था कि यार मुसलमान समाज में तिरंगे झंडे का अपमान है तो चलो कोई बात नहीं। मैं तो किसी मुसलमान के हाथों में, ये शाहीना बाग था कोई आंदोलन, तिरंगा ही तिरंगा था। मैंने तो यार तिरंगा झंडा उनके पैरों में रुलते हुए देखा ही नहीं। सबसे जगह अगर तिरंगे झंडे का अपमान अगर किया है, ये खालिस्तानियों ने किया है। और सबसे ज्यादा तिरंगे झंडे की भी रक्षा की है तो हमारे सिख जवान, हमारे फौजियों ने की है, हमारे सिख फौजियों ने की है, गुरु महाराज की सोच को लेकर। मैं सबको नहीं कहता, पर जो कहते हैं ना यार, सारे तो ऐसे नहीं है, मैं उनके सबसे ज्यादा खिलाफ हूं। चलो जिन्होंने बोलना बोले, जो चुप रहते हैं वो सबसे बड़े गुनाहगार है। इसका मतलब हम चुप रह के इनका समर्थन करते हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। बिट्टा भी तो बोलता है ना, लोग सुनते हैं ना, लोगों को समझे। लोगों को तो पता ही नहीं कि 36,000 लोगों का कत्लेआम इन्होंने किया। लोगों को तो पता ही नहीं, लोग भूल ही गए कि 19,000 हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया। लोग भूल ही गए। नई जनरेशन पुराने भी कहते छोड़ो यार, आपने 36,000 मार दिए हमारे भाई, आप फिर मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं कहते, हम तो खून के प्यासे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं करनी, बल्ले बल्ले। ये कोई तरीका है यार? को हिंदू भाई को, हिंदू मेरे प्रवचनकारी प्रेमानंद जी महाराज, रोज उनकी कथा सुनो, बगेश्वर धाम वाले की रोज कथा सुनो, हर प्रवचनकारी की कथा सुनो, हर महाराज की हिंदू धर्म के कथा सुनो। गुरु गोविंद सिंह महाराज के गुरु तेग बहादुर जी से शुरू होगा और छोटे साहिबजादों को नींवों में चढ़वा दिया, उसके खत्म हो गए। कहेंगे सिख कौम ना होती तो हम ना होते। यार दीवारों पे टकरे मार मार के साधु संत भी थक गए। ये सच्चाई है सर, साधु संत भी थक गए, पर उनकी जबान से गुरु नानक देव महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, छोटे साहिबजादों का जिक्र उनके अंदर से निकलता है। और हम कभी कृष्ण भगवान को बुरा भला कहते हैं, हनुमान जी को बुरा भला कहते हैं, विष्णु भगवान को बुरा भला कहते हैं, शिव जी के ज्योतिर्लिंग को बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वीडियो डाल के उनका अपमान करते हैं। हिमाचल के देवभूमि की धरती शरीफ लोग उनको हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके उनको गंदे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको माँ बहन की गालियां देते हैं। क्या उधर से किसी ने गाली दी? ना, हमने ठेका ले रखा है, हम ही है बस सब कुछ, हम जो कुछ है बस हम है, बाकी कोई कुछ नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी रक्षा कौम की आगे भी की है, देश की अब भी करेंगे। अब पंजाब के अंदर सबसे जो बर्बादी अब हो रही है, पहले राजनीतिक लोगों ने और धर्म के ठेकेदारों ने पंजाब को तबाह किया वोट बैंक की खातिर जी। अब बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया। अच्छा,
अब देखो, आप आए मेरे इंटरव्यू लेने, जी। आपके अंदर रात है ना? अब देश की बात कर रहे हैं। आप कोई अमेरिका कनाडा से तो नहीं है, ये पंजाब है 250 किलोमीटर दूर, ये दिल्ली है। आपसे देश की बातें कर रहा हूं, मेरे से देश की बातें कर रहे हैं। उनसे अगर सवाल, नहीं जी, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था वो तो योधे थे, उनको छोड़ना चाहिए। यार क्या यार, कौन इनसे मत्था ले, कौन पागल बने, कौन दीवारों पे टकरे मारते मारते हम थक गए। यार कौम को संभालो, इस कौम पूरी दुनिया की कौम है, तुम्हारी नहीं है अकेले की, पूरी दुनिया इसको नमस्ते करती है। नहीं जी, ਅਸੀਂ सरदार हाँ, ਅਸੀਂ कट भी सकते हैं, ਅਸੀਂ मार भी सकते हैं। ਅਸੀਂ PM मारी थी इंदिरा गांधी, अब तो नरेंद्र मोदी जी तुम्हारी बारी है, अमित शाह तुम्हारी बारी, तुम्हारी है। वाई यार, अब कहते खुली छूट कैसे मिली? खुली छूट इनको नहीं मिली, खुली छूट इस पगड़ी को प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान ने दी कि ये दस्तार जो है, ये कुर्बानी शहादतों के गुरुओं की दस्तार है, इसकी इज्जत रखना हमारा फर्ज है, हम बर्दाश्त करेंगे। 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का लाल किला पे अपमान होता है, हमारे कौम की जगह पे कोई और होता ना, लाशें बेच जाती। नरेंद्र मोदी वो चीज है, वो शय है नरेंद्र मोदी, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मौत का कफन बांध के चलते हैं। तिरंगे झंडे का अपमान, वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश को तोड़ने वाले का वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अमेरिका, आज इजराइल के तीसरे नंबर पे हमारा आज भारत है। नरेंद्र मोदी जी के कारण हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा में, तुरंत जवाब दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, बम गोलियां चला दी कोई, तो ये हमारे लिए है क्या? पर नहीं, एक पगड़ी। सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया पंजाब, बर्बाद कर दिया। और जिन्होंने 36,000 लोगों का कत्लेआम किया, उनके आगे ये माइक लगा देते हैं। बोलिए, बैंक डकैती कैसे की थी 10 करोड़ की, मैं ऐसे गया था, ऐसे गया था, अंदर फिर हाथ खड़े करा दिए, मैं 10 करोड़ ले आया। ट्रेन में लोगों को कैसे मारा था, मैं वहां से बम उठाया, मैं पाकिस्तान से AK-47 लाया, मैं वहां से RDX लाया, मैंने ट्रेन उड़ा दी, हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके भाइयों को मार दिया। जिस सरदार के सिर में पगड़ी नहीं थी उसको भी मार दिया। मैंने बसों से निकाल के ऐसे ऐसे मारा था। यार क्या, बिट्टा के ऊपर जब ब्लास्ट हुआ तो कहां से आया था RDX? पाकिस्तान से। किसने भेजा था? परमजीत सिंह पंज बड़ा आतंकवादी ने। बिट्टा मरता नहीं, अब 100 किलो RDX पूरा ट्रक तैयार करके मरता ही नहीं, उसके काफिले में ही ठोक देंगे जी, बच गया बच गया। वो सरेआम बोल रहे हैं यार, सरेआम सोशल मीडिया पे। अब देश का काम करूं या इन चंद बेवकूफों से नलायकों से लड़ूं? जितना भी टाइम निकल सकता है इनको रगड़ा लगाने की इनको करता हूं। अब इंटरव्यू को लेते हैं, सोशल मीडिया को मैं चैलेंज करता हूं पंजाब, सारे नहीं, चंद जो बड़े खालिस्तानी पक्षी, आग लगाने वाले, बाहर से फंडिंग आती है ना, सुंदर दस्तारें पहनी हुई है, आप दस्तार देखोगे ना उनकी, कहोगे यार इससे बड़े संत नहीं, अंदर गंद। दस्तार सुंदर पहनावा अच्छा, आप उन्हें हाथ जोड़ दोगे ये संत ही होंगे, अंदर गंद। उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मेरी इंटरव्यू लो, तुम्हारी ऐसी की ऐसी इंटरव्यू लो, तुम सवाल पूछो पंजाबी में, 2 कैमरे तेरे और 1 कैमरा मेरा, तुम पूछोगे पंजाबी में, तुमके हिंदी ठोक के जवाब दूंगा, तुम्हारी असलियत बताऊंगा। पूरी दुनिया के अंदर हिंदी में, जो हिंदी सब लोग जानते, पंजाबी में समझ नहीं आती, तुम्हारी औकात बताऊंगा। सोशल मीडिया वाले रिपोर्टर की भी, और जिसकी तू इंटरव्यू ले रहे, तुम्हारी औकात बताऊंगा। तुम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो। गड़गड़ खुल गया सोशल मीडिया, कोई भी खड़ा हो जाता है। तो फिर पार्टी पुटी क्या है, फलानी पार्टी को कुछ नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूं ना जी, बिल्कुल। तो मैं जिम्मेदारी पे खड़ा हूं ना, बिल्कुल, तभी हम आपके पास बैठे, मैं खड़ा हूं ना। तो दूसरा आदमी जिम्मेदारी क्यों ना निभाए? मैं आपको अगर सवाल पूछूं, मुझे आप पहले भारतीय मानते हैं या सरदार मानते हैं? मैं इससे सवाल पूछता हूँ। भारतीय सर। भारतीय मानते ना जी। ये पहचान हिंदुस्तान के लोगों ने दी ना, बिल्कुल। ये पहचान दुनिया में सच्चे भारतीय ने दी ना, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भारत से प्यार करता उसने दी ना। तो दूसरा आदमी भारतीय पहचान क्यों ना बनाए? मैं एक आपके सामने उदाहरण हूं, मेरी पहचान देशभक्ति नहीं, 100 बार मर के जन्म ले लूं, देशभक्त बनना बहुत मुश्किल है। मेरी पहचान भारतीय लोगों ने देनी,
वही मेरे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो दूसरा क्यों ना बनाए? मेरा सवाल है, अब मुस्लिम समाज पे भी इस बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर उंगलियां उठती हैं, तो मेरा मुसलमान भी पहचान क्यों ना बनाए? अब्दुल हमीद क्यों ना बने, जिसने 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान के टैंक तबाह कर दिए थे। बिल्कुल। अब्दुल हमीद ये इधर का यूपी का है ना, क्यों ना अब्दुल कलाम बने, हमारे राष्ट्र जो सेकुलरिज्म की निशानी थी, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। अपनी पहचान बनाने से क्यों दूर करते हैं? हिंदू को तो पहचान बताने की जरूरत नहीं, दूसरा पहचान क्यों ना बनाए? बना के देखे, लोग सिर पे उठा लेंगे। मैं बनाता हूं ना, मुझे लोग सिर पे उठाते हैं। मेरी साथ ही मेरे गुरु महाराज की दीप पगड़ी की शान होती है, यार वो सरदार हो भारती, यार वो सरदार हो भारती, दूजा ना बना। नहीं जी, मैं नहीं वंदे मातरम बोलूंगा, मैं तिरंगा झंडा मैं नहीं उठाता भाई, मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, ना बोल। वो सारी जिंदगी जीवित रहना इस भारत देश दुनिया के अंदर, आज नहीं तो कल जाना है, पर पहचान भारतीय बनाना चाहिए। आज दुनिया में जाते हैं ना, पहले भी भारत था, आज का भी भारत है। कहां से भारतीय? कहता वो मोदी, वो मोदी, मोदी का भारत। दुनिया लोग बताते हैं यार, को पार्टी का आदमी नहीं, व्यापारी बताते हैं यार। मेरे धर्म भी और भारत भी मोदी जी ने पहचान बनाई, काम करने का हमें भी बड़ा मौका मिला। मोदी जी से आने से पहले तो हम वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते थे। आपको बताया ना, जब फांसी के हो रही थी, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते थे तो सारी हमारी एनएसजी हटा ली थी। 18 साल से एनएसजी, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, एक दिन पहले सुरक्षा हटा दी। उन्होंने नहीं देखा ये आदमी मारा जाएगा, नहीं, ये वंदे मातरम भारत माता की जय। ये अफजल को फांसी की बात करता है, हटाओ सुरक्षा, टेररिस्टों के आगे राजीव गांधी की तरह बिट्टा को पहले की तरह फेंक दो। तो कांग्रेस की लीडरशिप की बात करना हो, सोनिया गांधी जी को क्या बुरा ना बनाना, क्या देश का उनको पता है। ये भारत है भाई, भारत की संस्कृति है भाई। यहां गुरु नानक देव जी थे, यहां भोले शंकर जी का स्थान, यहां हनुमान जी का स्थान, 135,000 करोड़ देवी देवताओं का देश। आप उसको नहीं समझ पा रहे तो प्रधानमंत्री के यार सुपने लेते हो यार। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मैं हर चीज को अपनी जिंदगी के अंदर, इस बोनस की जिंदगी के अंदर अनुभव किया है। मैं आपको ना छोटी सी बात सुनाता हूं। मैं परसों गया था बालाजी मेहंदीपुर। मैं हर महीने बालाजी मेहंदीपुर आज 21-22 साल से जा रहा हूं जी। मैं पहली बार उस वक्त गया जब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मनमोहन सिंह जी को लेके गए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, मैं सोच के पहली बार गया बालाजी मेहंदीपुर में, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं ऐसे ही मेरे यार ले गए। पर वो जगह बड़ी सख्त है ना, बड़ी सख्त है जगह। पर मेरे यार का दिन में चलो जी, मुझे क्या पता, मुझे हनुमान जी ने बुलाया, मुझे क्या पता, मुझे वो विचार देंगे, कुछ बोलो मेरे से मांगो। मैं तो कुछ सोच के गया नहीं, मन्नत सोच के गया नहीं। वहां गए, आरती हो रही थी शाम को 6-7 बजे के करीब, तो मेरी आंखों में आंसू, मैं रो पड़ा। मेरा यार कहता रो पड़ा। मैं कहा हनुमान जी, पूरी दुनिया आपको नमस्तक होती, जय श्री राम, हनुमान जी कहते, अब फिर वो देशी राज करेंगे। मैं सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं, अपनी लाइफ का अनुभव पहली बार बता रहा हूं, पहली बार, क्योंकि मुझे देश की संस्कृति, इस भारत माँ के साथ बहुत प्यार है। ये जीवन जो बोनस है ना, उनके चरणों में हमेशा तैयार है। ये मैं सोच के नहीं गया, भगवान ने कहा मेरे से मांग। क्यों कहा मुझे नहीं पता। विचार, अब मैं कहूं जी मेरा ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर अच्छे विचार आते तो समझो भगवान की कृपा है। मांग में क्या, हनुमान जी अब फिर विदेशी राज करेंगे, जिनको देश की संस्कृति नहीं पता, देश के इतिहास का नहीं पता। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, अस्तफाक उल्ला का, रानी झांसी के इतिहास का नहीं पता। छत्रपति जी शिवाजी महाराज, हरि सिंह नलुआ, फौजों का जर्नैल, महाराजा रणजीत सिंह का, जिसे माए कहती थी अफगानिस्तान में, नलुआ आ गया, बच्चे सो जा। महाराणा प्रताप का देश, कुर्बानी शहादतों का देश, कृष्ण जी महाराज का देश, उनको इतिहास का नहीं पता। वो इस भारत में राज करेंगे। सवाल उन्होंने दिया, हमने मांग लिया। अब आंसू बंद ना हो, आंसू भी निकले हुए उनके, मैं कहूं मेरे, उनके आंसू तपकते तपकते आरती खत्म हुई। अमृत उन्होंने ऐसे छिनका और
गाड़ी थी मर्सिडीज मेरे दोस्त की, उसमें बैठे 3 दोस्त थे। मगर रेडियो लगाओ भाई, सोनिया गांधी पीएम बन गई होगी। रेडियो लगा, कहने मनमोहन सिंह हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। अब मेरे से कि पूछते यार कितने सालों से जा रहे हो? बालाजी मेहंदीपुर हर महीने जाता हूँ। मैं कहा हनुमान जी जितनी देर मेरा जीवन है बब्बो गोलियों से बचा, चलने के लायक रखना, हर महीने आपकी हाजिरी भरूंगा। आज तक हाजिरी भर रहा हूं। धर्म और राष्ट्र के लिए मैंने नहीं मांगा, हनुमान जी ने मेरे से बुलाया, आज तक हाजिरी भर रहा हूं। कितनी बार जा चुका। और आज पूरे देश के अंदर 7,000 मंदिरों के 7,000 तमिलनाडु, 9 ग्रह, 9 ज्योतिर्लिंग, धाम 4, पूरे देश के कोने कोने में कोई ऐसा मंदिर, अभी भी मंदिर हैं काफी, 7,000 मंदिरों के दर्शन सोनिया गांधी जी की मेहरबानी से मैं कर दिए। नहीं, अगर मैं वो दिमाग में मेरे ना आता जी, मैं सोनिया जी के खिलाफ नहीं हूं। नहीं बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब बाद में हैं। भारत वो सबसे बड़ी मां है, भारत मां, उससे धोखा नहीं। मेरा कुछ सोनिया जी से विरोध नहीं है, विचार बता रहा हूं। और वो चीजें बाद में सब कुछ हुई, टेररिस्टों के आगे उन्होंने फेंका, एनएसजी मेरी हटाई, बिट्टा बोलने से हटता नहीं है, फांसी दिला दी इनको। मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर है, जो आतंकवादी होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो पार्लियामेंट पे हमला करता है, लोगों का कत्लेआम करता है, वो तो आतंकवादी होता है। आप वोट बैंक करो, मैं तो नहीं करता ना। सही बात है। अगली अगर कहानी सुनाऊं, इतना हनुमान जी से लगाव हो गया। अभी जाना मेरे हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके जाना जी, यहाँ हनुमान जी का मंदिर जरूर बन गया। बंदर कभी कोठी आए ही नहीं, हर मंगलवार आने शुरू हो गए। भगवान जी का करिश्मा। अच्छा, लड्डू खिलाने, चलो हनुमान चालीसा पढ़ना, शाम को 5 बजे गाड़ी रोको, हाथ धो और हनुमान चालीसा निकालना। जय हनुमान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अदृत नामा, अंजनी पुत्र नाम, मतलब जो भी मेरे, मैं उसको 3-3 बार करना। अब आदत पड़ गई, सुबह उठ के शाम दोनों बार हनुमान चालीसा करना। अब तो थोड़ा कम हो गया, बहुत किया। हनुमान जी ने मुझे, मैं कह सकता हूं, देखो भगवान दिखते नहीं है पर भगवान के रंग जरूर दिखते। मैंने हनुमान जी को साथ साथ देखा, उनके रंगों को देखा है। फिर आवाज आई कि राम सेतु तो है ही नहीं, राम सेतु जो है वो टूट जाएगा। जी, चिदम्बरम जैसे नलायक लोग है, जिनको देश से प्यार ही नहीं, धर्म से प्यार ही नहीं, वो कहते राम सेतु तोड़ दो। क्या इनके स्वार्थ है मुझे नहीं पता, भाई धर्म को ही कमजोर कर दो। देखो धर्म तो कमजोर हो रहा था, इसमें तो कोई रोक। मैं अपने मंदिर में पाठ कर रहा था, मुझे इतना याद है, जय ज्ञान गुर सागर, जय ज्ञान गुर सागर, पर इतना मुझे याद है, ये मेरा लफ्ज आया ऐसे पाठ का तुक्का है, जय ज्ञान गुण सागर। मैंने कहा हनुमान जी मैं आपसे धोखा नहीं करूंगा, राम जी धोखा नहीं करूंगा, आपसे राजनीति नहीं करूंगा। मैं आपके गीत भी गाता हूं, आपकी गाथाएं पढ़ता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, सब मंदिरों में दर्शन करता हूं। अगर आपका मंदिर ही टूट गया तो मेरा पाठ करने का क्या मकसद? मेरा मंदिरों में जाने का क्या मकसद? राम जी मैं आपसे धोखा कर रहा हूं, मैं दिखावा कर रहा हूं, मुझे पता आप मुझे देख रहे हो। ज्ञान गुण सागर हमेशा याद किया पूरा। वो लफ्ज मुझे जो प्रवचन थे वो याद थे हनुमान जी के चालीसा से। मैं बाहर निकला, अपने दोस्त को फोन किया, चलो जी राम सेतु चले। एक एमपीडी वाले हैं इधर अपना मल्होत्रा साहब, नोएडा में उनका रेडिसन होटल है, मिस्टर मल्होत्रा जी, और एक मेरा दोस्त और था। हम तीनों ही उस वक्त गए थे, तीनों ही चले गए राम सेतु। राम सेतु 21 तीर्थ स्थानों का स्नान करके, जो कुएं होते हम उनको तीर्थ स्थान कहते हैं, ऊपर अमृत डालते, फिर समुद्र में गए। वहां मैंने कहा राम सेतु टूटा तो बिट्टा बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा
आपके चरणों में दे देगा। जिस दिन राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की, उसको मेरी लाशों से गुजरना होगा। कुछ अखबारों में आया, पर इसको मैं एक पब्लिसिटी नहीं देना चाहता था, दिखावा नहीं करना चाहता था। राम जी हनुमान जी ने मुझे दिल से जिम्मेदारी दी, इसको शोर नहीं मचा, पर कहीं कहीं मुंह से निकल जाता, उधर से किसी पेपर में छपा आ गया। मेरा ख्याल 1 डेढ़ 2 साल मैं नहीं सो पाया। मौत कैसे आएगी? मौत से तो मेरी पुरानी यारी है, मौत तो मेरी पुरानी दोस्त है ना। जाना तो बम्बो गोलियों से भी है, इतनी बार चल गए, आगे कब चलाएंगे? तो इच्छा क्या होगा कि धर्म के लिए, देश के लिए तो दिया, अब धर्म के लिए ही अपना जीवन दे दूं, वो भी राम जी हनुमान जी के चरणों में, भोले शंकर के चरणों में, ज्योतिर्लिंग भी है। तो मेरे दोस्त का एक फोन आया, कहते जी टीवी लगाओ। एक चैनल था बहुत बड़ा, उसमें प्रोग्राम 7 बजे था, मिल गए राम। मैं कहा राम जी मिल गए, मौत फिर दूर चली गई। वो टीवी में देखा, गुफा दिखाई रावण की सारी, मौत फिर दूर चली गई। मौत फिर दूर चली। चलो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, नितिन गडकरी जी शिपिंग मिनिस्टर बने, उन्होंने पहला ऐलान किया राम सेतु नहीं टूटेगा। आज अगर मैं जिंदा हूं, राम जी हनुमान जी की कृपा से तो है, आज अगर मैं जिंदा हूं तो मैं नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, वो आरएसएस के जिम्मेदार लोग जिन्होंने उस वक्त संघर्ष किया, उनके कारण जिंदा हूं। नहीं तो मैं तो जीवन दे दिया था। कहानियां हैं, बहुत कहानियां, बड़ी आग है शरीर के अंदर, दिल के अंदर बड़ी आग है। जैसे जैसे जिंदगी का जीवन रहा बोनस का, तो बताते रहेंगे। आज आपने शुरू की तो निकल गई। सर आग हमारे अंदर भी है, जैसे कि आपने ये कहानी बताई। एक ये जो अभी हिमाचल में हो रहा है, हमारे ही लोग हमारे ही देश में हमारे ही देश तोड़ने की बातें करते हैं, और वो आज भी मतलब खुलेआम घूमते हैं सर। कोई एक्शन आज उन पे अभी तक नहीं होता है। अगर ये कोई और कंट्री होती, क्या ऐसा संभव था कि वो ऐसा घूमते? देखो मैं फिर कहूं, इस पगड़ी की सब इज्जत करते हैं, हम पगड़ी को ढाल बनाना शुरू कर दिया। हम सरदार है, ढाल है। देखो जी, सिखों के साथ जाती होगी। अरे तुम्हें किसी ने लाइसेंस दिया टुकड़े टुकड़े करने का? तुम्हें किसने कहा कि नरेंद्र मोदी को मारने की तुम कहो? अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे तो तुम कहोगे सरदारों के साथ जुल्म हुआ। तिरंगे झंडे को पैरों में खंजर फेंका जाता, रोदा जाता, तुम चुप रहते हो। अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे तो सरदारों के साथ ज्यादती होगी। तो क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है? इस पगड़ी के नाम पे ब्लैकमेलिंग नहीं है? मैंने कहा ना, इस पगड़ी के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। हमसे कोई नहीं डरता, इस पगड़ी के आगे डरते नहीं है, ऐसे सिर नमस्ते करते हैं। ये कहानी है सारी, और कोई कहानी नहीं है। मुस्लिम टेररिज्म की बात करते थे बिट्टा जी, मुस्लिम टेररिज्म की बात करते थे, इस्लाम टेररिज्म की बात कर रहे थे, अब सिख टेररिज्म की भी हेडलाइंस बनने लगी हैं। अब सुनो, पहले तो नहीं कभी आपने बोला, कभी किसी नहीं। और चैनलों में भी जाता हूँ, कहने अब सिख समाज को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। एक लड़की थी किसी बड़े अच्छे चैनल की, अब मैं उसको कहूँ नहीं तुमने गलत बोला, जो सच है यार। अब हटते ही नहीं। एक धरना खत्म हुआ, दूसरा धरना खत्म हुआ, हिमाचल खत्म हुआ, नार्को टेररिज्म वो हुआ, तीसरा हुआ, चौथा। अरे हमारे मुद्दे ही नहीं खत्म होते। इतना सा पंजाब यार बढ़ाएंगे, खालिस्तान की ऐसे की तरह से खालिस्तान बढ़ाएंगे यार। 400 किलोमीटर में खालिस्तान बढ़ा लोगे ना? अपने पास कोई कारोबार ना, डायमंड की कोई फैक्ट्रियां ना, को माइजा वहां पे। तो हिंदुस्तान से जो सरदार साहब हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनके ट्रक रखने के लिए जगह नहीं, उनके रहने के लिए जगह नहीं, कहां से खालिस्तान बनाओगे भी आप? कोई सोच तो हो। चलो मान लो खालिस्तान को, पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र की तरह कमाल है जी, बड़ा काम है जी। यहाँ पे बड़े व्यापारी है जी, यहाँ से गुजरात की तरह डायमंड के व्यापारी बड़े जी, यहाँ तो डायमंड का काम होता है जी, दुनिया में जाता है जी। बना लो खालिस्तान। हाथ जोड़ के कहते हो यार, अल्ले पल्ले कुछ नहीं, चुक मेरा बस्ता। कहते आंदा जाता कुछ नहीं, चुक मेरा बस्ता। मैं आता जाता कुछ नहीं, पढ़ने चला, उठा मेरा बस्ता। कुछ आप ही बता दो पंजाब में क्या है? हरमंदिर साहब के अलावा, कुछ भी नहीं, स्थानों के अलावा अपने पास कुछ है? कुछ भी नहीं। जमीनें खराब हो गई। अब तो लोग बिजनेस करने से भी डरते हैं। नहीं, हाँ, फोन आते हैं कि है ना, उनको पैसा दो। जमीनें खराब हो गई, कैंसर की बीमारियां फैल गई,
नार्को टेररिज्म है। माँ बाप ने बच्चे विदेशों में भेजते, विदेशों से उन्होंने वापस भेज दिए। माँ बाप करे क्या, वो कहते हैं अगर यहां रखेंगे तो अमृतपाल जैसे खींच के ले जाएंगे, आतंकवादी बना देंगे, जा नशेड़ी बन जाएंगे। वो कहते दूर चले जाए। माँ बाप मर जाते हैं बेचारे, दुनिया से चले जाते, बच्चे आ ही नहीं पाते। और कई बच्चे वहां मर जाते, उनकी बॉडी नहीं आती, उनको लाने के लिए 25-25-30 लाख कहां से लाए। अभी मेरा कोई दोस्त था, उसका बच्चा था, दोस्त का मेरा गनमैन था, उसका बच्चा था, बड़ा अच्छा बच्चा था, कनाडा के अंदर अच्छी नौकरी कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। आज 1 महीना हो गया, बॉडी अब 4 दिन के बाद आएगी। बॉडी लाने के लिए कितने पैसे लगे? 25 लाख। उसके पास तो है नहीं, वहां के लोगों ने इकट्ठे करके दे दिए। 3 बॉडियां आ रही हैं, अभी परसों चौथ 3 बॉडी आ रही है कनाडा से, खालिस्तानी अच्छे नौकरी करने वाले आ रही हैं बॉडी। क्यों भेजे माँ बाप ने? इसलिए भेजे कि यार हमारे बच्चे नशेड़ी बन जाएंगे, यार ये खालिस्तानी अपने मूवमेंट में जोड़ लेंगे अपने बच्चों। ये तो हमारी सोच है। इनको लगेंगी मिर्चें, कड़वा सच तो यही है। हमको कुछ कहो मत ना, हम सरदार हैं, हमको कुछ मत कहना, हमारे खिलाफ मत बोलना, गाली देंगे, मारेंगे तुमको, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारेंगे सारे, तुम्हारे बम देखे, गोलियां देखी, क्या करोगे तुम? सारे चुप रहेंगे ऐसे ही। मैं भी कितनी देर तक बोलूंगा? जितना मेरा सांस है, मेरा जीवन है, मैं चलता फिरता हूं, मैं बोलता रहूंगा जो मेरी लाइफ का अनुभव है। तो मेरे बात कौन बोलेगा? बताओ कौन बोलेगा? मेरा सवाल है, कौन बोलेगा? वो है बोलने वाला। एक छिक्का जी हैं नोएडा के अंदर, बड़े अच्छे हैं वो पिक्चरें वगैरह बनाते हैं, छिक्का जी हैं। 1-2 और होंगे बोलने वाले। तो बहुत बड़े सवाल हैं, बड़े दुखी हैं हम। करें तो क्या करें? इनको समझाए तो कौन समझाए? आपने क्या ही जीते दिया ना कि लोग अपन से दूर चले गए। लोग नौकरियां नहीं देते। आप जो अच्छे सरदारों के बच्चे हैं, जो बच्चे बड़े प्यारे हैं, जिनकी सोच में खालिस्तान नहीं है, जिनकी सोच में एक मोहब्बत है, प्यार है, उनको नौकरियां नहीं मिलती। नहीं यार कलेश है यार, झगड़ा ही है यार, दूर ही रहो यार, धमकी दे देंगे यार। जो अच्छे माँ बापों के बच्चों के फ्यूचर खराब कर रहे हैं यार। अब चले जाओ कनाट प्लेस, कितने मेरे सिख बच्चे होंगे जो कनाट प्लेस ही देख लो ना, कितने सिख बच्चे होंगे जो किसी दुकान पे नौकरी करते हुए मिलेंगे। बताओ यार, कोई बात तो नहीं ना। फिर कहाँ सिख कौम का इतिहास? जगजीत सिंह अरोड़ा फौज के जर्नल, 71 की जंग लड़ी। कहाँ अर्जन सिंह एयर मार्शल? कहाँ धनोआ जिसने पुलवामा के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन किया? कहाँ जस्टिस खैरा? कहाँ चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह? कहाँ हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह? कहाँ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह? कहाँ विक्रम सिंह? क्या जे सिंह आर्मी चीफ, अभी भी नेवी चीफ, आर्मी एयरफोर्स चीफ सरदार साहब। और ये लोग 2% है, 2% है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के 10 साल प्राइम मिनिस्टर अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, हिंदुस्तान के एयर मार्शल, हिंदुस्तान के नेवी चीफ, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के और कई स्थानों के ऊपर कभी किसी ने इतराज नहीं किया। 2% क्यों बना रहे हो भाई? ये सिख कौम है। और ये गुंडे बदमाशों ने, चंदों ने हमारी पगड़ियों पे दाग लगा दिए। क्या करें बताओ, क्या करें? ये बड़े सीरियस सवाल है। देखो, आप इंटरव्यू ले आए चले गए, रोज इंटरव्यू लोग लेते हैं, चले जाते हैं। को पब्लिसिटी के लिए करता है, को अपने आप को मैंने ये किया, मैंने वो। अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं। हम सबको कहते हैं यार, हमने अगर लाइफ में गलतियां की हैं तो लोगों को बताओ, जिंदगी के सफर गुजर गए, लाइफ के जो अनुभव हुए गलतियां करते हुए, वो बताओ लोगों को, नई जनरेशन को बताओ, तभी हम देश को बचा पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी है ना, कहाँ चाय बेचते रहे, कहाँ जमीन पे सोते रहे, गरीबी देखी, रेलवे स्टेशन पे चाय बेची, या चाय वाला करके मजाक लोग करते। आज वही हिंदुस्तान के नरेंद्र, क्योंकि गरीबी देखी, इतिहास देखा, संस्कृति देखी, कल्चर देखा, राष्ट्र और धर्म, वो दोनों चीजें देख के आज भारत को कहाँ खड़ा कर दिया भारत को।
सर, मोदी जी की आपने बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की कि भारत आज कहाँ खड़ा है, बट हमारा एक बॉर्डर जो इलाका पाकिस्तान से लगता है पंजाब का, जहाँ से हथियार अभी भी नहीं आते रुके, ड्रग्स नहीं रुका, एक मिनट, ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं सर। राजस्थान का पास ही है ना, हम्म। राजस्थान पास ही है ना, हम्म। गुजरात भी पास ही है ना, वहां क्यों नहीं आते? पंजाब में क्यों आते हैं? हम मन से साफ ही नहीं है। हम तो मदद करते हैं, हम तो गांव से सब सामान आता है, हमारे खेतों में उतरता है, हम पुलिस को थोड़ा बताते हैं, हम आगे सप्लाई करते हैं। मिली भगत तो है। अब आरएसएस की एक संस्था है, सीमा सुरक्षा मंच है एक नाम, आरएसएस की संस्था, वो सीमाओं की रक्षा करती है, करोड़ोंपति अरबोंपति बीएसएफ के साथ संबंध रखती है, उनकी जरूरतों को क्या जरूरत है वो करती है, गांव के लोगों के बच्चों को पढ़ाती है, गांव के लोगों को साथ लेके चलती है। कोई नया आदमी आए उसके ऊपर काम करती है, कौन नया आदमी आए तो कहां से नार्को टेररिज्म फैलेगा, कहां से हथियार आएंगे। ये राजस्थान और ये पंजाब, एक समुद्र का किनारा हो, दूसरे किनारे का पता नहीं चलता है हिंदुस्तान। मैं मानता हूं एक समुद्र का किनारा हो और दूसरे किनारे का पता नहीं चलता, ये है भारत की सामने की तस्वीर, असलियत। पंजाब के लोगों, ये असलियत है हमारी। हमको क्या कह रहे हैं? चुप करके बैठे रहोगे ना पंजाब के बाहर, मेरे सिख भाइयों याद रखना, ये एक दिन हमारे लिए मुसीबत का कारण बनेगी। अब हिमाचल में बच्चों को तोड़ा गया तो हिमाचल का सरदार क्यों ना बोले, अरे यार हमारा 9 मास का रिश्ता है यार, यहाँ के गंदी हरकतें मत करो, आओ ना लंगर लगाते हैं, आओ ना मत्था टेकने आओ। और खालिस्तान के नारे नहीं, भिंडरा वाले को बोलने को तैयार नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं। वो कहते हैं नहीं जी हमें तो डर लगता है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी डर लगता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। भिंडरा वाले को तो हिमाचल के अंदर है कि गुरुद्वारों के अंदर तो संत कहते हो, डर तो तुम्हें लगेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? देश को तोड़ने की बात करेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? जो बर्दाश्त करेगा वो भारतीय नहीं है, ये क्लियर है। ये चीजों के बहुत बड़े सवाल है। बेटा सर, आपसे हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम मुद्दों पे ये जो अपने जो विचार हैं हमारे सामने रखें। बस जाते जाते एक सवाल आपसे मैं पूछूं, आखिरी सवाल। हम इतने देशभक्ति की बात करते हैं सर, और हमारे यहाँ से एक अमृतपाल सिंह इलेक्शन जीतता है जो गन लहराता है, और उस पर हम एनएसए हटा देते हैं, अब वो वापस आता है पंजाब में, जो कि तैयारी चल रही है। यहाँ से पंजाब के हालात कैसे देखते हैं आप? सुधरने वाले तो नहीं? खराब, वो आना नहीं चाहिए था बाहर, और अब आया है तो आग फिर लगेगी। और चन्नी जैसे लोग जो पंजाब के सीएम रहे हैं, कांग्रेस के लीडर, अब वो कहते हैं इसको बाहर निकालो। तो क्या उनको सवाल पूछा था मैंने जब पार्लियामेंट में, क्या आप दूसरा भिंडरावाला तैयार करना चाहते हो जो कभी इंदिरा गांधी ने तैयार किया था? अकाली दल को मारते मारते भिंडरावाला तैयार कर दिया, फिर अकाली दल को मारते मारते भिंडरावाला तैयार करना चाहते हो अमृतपाल को? पाड़ो राज करो। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को विरोध करना चाहिए, एक पार्टी ने सबको विरोध करना चाहिए। तो ये थे एमएस बिट्टा जी, और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो रॉ पॉडकास्ट है किस दिशा में जा रहा था। बहुत जो है बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं रिसेंट पास में जिसने सच में हमको देखते हैं तो खून खोलता है, और आज भी वो लोग अभी भी फ्री घूम रहे हैं, कोई उन पे एक्शन नहीं है जिन्होंने बसों में तोड़फोड़ की और देश विरोधी नारे लगाए। और भारत में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये जो खालिस्तानी समर्थक जो नारे लगा रहे हैं, इन पे अब मेरे को लगता है समय है कि जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे द रॉ पॉडकास्ट। नमस्कार सर। धन्यवाद।